नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अखिलेश यादव का एक बयान इधर वायरल भी है और चर्चा में भी है। और अखिलेश यादव पर फिर इमरान मसूद ने कांग्रेस की तरफ से जो हमला किया है, उसने घी में जैसे छौंक होता है उसका काम कर दिया है। अब इन चीजों को कांग्रेस का नेतृत्व सीरियसली लेगा, दिल पर लेगा, नहीं लेगा, लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं लेगा तो भी परिणामों पर कौन सा फर्क पड़ेगा, इस पर भी जरा चर्चा कर लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है वो तो 100% सच है। क्या कहा है ये भी जरा सुनवाएंगे। इसके अलावा बहन जी ने खुद को आयरन लेडी बताते हुए 2 ट्वीट किए हैं आज। और उन ट्वीट्स का लब्बो-लुआब ये है कि जब से उन्होंने 2007 की तरह ब्राह्मणों को, वैश्यों को, क्षत्रियों को, इन सबको अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू की है, तब से बाकी के राजनीतिक दलों के पेट का पानी ढीला हो गया है। इन ट्वीट्स में मायावती ने यह भी कहा है कि जिस तरह मैंने 2007 में सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज को और दूसरे वर्गों को सम्मान दिया था, उचित प्रतिनिधित्व दिया था, वैसे ही इस बार भी सरकार बनने पर सबको सम्मान दिया जाएगा। मजेदार बात यह है कि मैंने इनके दोनों ट्वीट दो दो बार पढ़ लिए। कहीं भी उनके ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी का ना नाम है, ना भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे हमला है। उनके निशाने पर या तो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है। तो एक बात तो साफ हो गई कि बहन जी इनके साथ तो गठबंधन में शामिल होने नहीं जा रही हैं। तो जरा इन दो घटनाओं पर चर्चा करेंगे। और थोड़ा समय बचा तो फिर राम मंदिर में आने वाले जो दान और दक्षिणा है उसकी जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है और किस किस पर शिकंजा कसा जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपके सुपरिचित धीरेन्द्र पुंडीर जी। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम जरा सुन लेते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा क्या है। नहीं है, कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि जो तैयारी हो रही है, जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी तैयारी नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि जो तैयारी हो रही है, जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी तैयारी नहीं है। धीरेन्द्र जी, अखिलेश यादव ने कुछ गलत तो कहा नहीं है। अखिलेश यादव तो फिर भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, बहन जी भी थोड़ी सक्रिय हुई हैं, लेकिन कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है, कहीं जमीन पर तो नहीं दिखाई दे रही है। तो अखिलेश यादव ने क्या गलत कह दिया जो इमरान मसूद को एक तरीके से मिर्ची लग गई? उन्होंने क्या कहा है, इस पर भी आएंगे। जी, दरअसल मुझे लगता है सर, पहले आपको और तमाम दर्शकों को मेरी ओर से अभिवादन। दरअसल यहाँ कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे अरसे से एक पैरासिटिक हैबिट बनी हुई है। वो एक पैरासाइट की तरह काम कर रही है। अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, लंबे समय से वो कभी इनकी पीठ पर चढ़, कभी दूसरे की पीठ पर चढ़। इसके अलावा जब वो खुद आती है, कभी वो लड़की हूं लड़ सकती या कुछ और भी कह के बहाने बनाती है, तो आप देखते हैं कि वो जमानत जब्त होने के रिकॉर्ड बनाती है। 399 सीटों पर वो जमानत जब्त करा सकती है।
उसके अंदर की ताकत ये है कि वो उसके पास एक ऐसा अध्यक्ष है जो गाली गलौज करता है, उसके पास ऐसे लोग हैं जिनका जमीन पर कोई अर्थ नहीं है, उसके पार्टी के दफ्तर अब कहाँ हैं, कोई उनमें जाता है नहीं जाता है, किसी को कोई लेना देना नहीं, आखिरी कौन सा प्रोग्राम उनको है, किस उनके पार्टी ऑफिस में झगड़े की कहानी लास्ट आई थी कि उनमें मारपीट हो गई, गाली गलौज हो गई लखनऊ के दफ्तर में। इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं। कुछ लोग हैं जो घूमते हुए जाते हैं आ जाते हैं, बहुत सारे मैंने देखा उनके प्रवक्ता हैं जो अब टीवी पर ही बचे हुए हैं। कभी कभी आपको दिखता होगा सुरेंद्र राजपूत वो दिखाई देते हैं, कभी कभी अखिलेश सिंह दिखाई देते हैं। ये लोग जो है जमीन पे कहीं नहीं दिखाई देते। इनको आपने आज तक किसी को रैली में नहीं देखा होगा। ये लोग चुनाव हार के कई बार जमानतें जब्त करा के खड़े हो चुके हैं। और पिछली बार भी जो 6 मतलब अगर आपको लोकसभा सीटों का जो एक भ्रम बनाया जाता है, अगर वो वैसे सीधी सी बात है उसमें इनके पास कुछ नहीं था। अगर समाजवादी पार्टी लड़ लेती, उसको कितनी सीटें आती ये तो अलग बात हो सकती है, इस पे अब हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को 1 से ज्यादा सीट मिलती, इस पे कोई डिबेट नहीं। मतलब उनके पास ना कोई कार्यकर्ता बचे हुए, ना उनके पास लोग हैं, ना उनके पास कोई कार्यक्रम है, ना मूवमेंट है। उनके लोग संदीप सिंह जैसे लोग हैं जो रात दिन मेरा नेता प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री आजकल। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तो और भी इंटरेस्टिंग बात इसलिए है सर, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई लड़नी है। ये अखिलेश यादव दरअसल प्रधानमंत्री बनने में नाकाम हो रहे, शायद इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। ये उनका कोई भी आदमी कह सकता है। अगर उसने इमरान मसूद ने यही कहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं कहा होगा तो पवन खेड़ा कल कह देगा ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में उलझाना चाहते हैं अखिलेश ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव की तैयारी में है। अगर मैं बहुत उसके साथ हूँ, अखिलेश आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से बहुत सक्रिय भी है, राम मंदिर मूवमेंट पर भी है। उन्होंने अब पहले से ज्यादा ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं, तो वो जो जिस तरह से ट्वीट की पॉलिटिक्स करते हैं उसमें भी वो काफी अच्छे से कर रहे हैं। उनके लोग सड़कों पे हैं। देखिए आप भले ही कुछ भी कहिए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लगा होगा पिछले 1-2 हफ्ते में वो अलग अलग टीवी चैनल्स पर मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। उनके लोग सीतापुर में अगर कोई पार्टी का पोस्टर तो सड़क पर दिख रहे हैं अलग। और राम मंदिर मुद्दे पर भी देखिए आप, ये लोग भले ही हम लोग कह सकते हैं कि वो खुद कभी राम मंदिर गए नहीं है, लेकिन आज वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं जैसे राम मंदिर, लेकिन वो मुद्दा तो उन्हीं के कहने पे बाहर आया, उन्हीं के आदमी ने कहा। तो वो फिर भी ग्राउंड पर मैं ये कहूंगा, और मैं मानता हूं कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है वो 2 ही चेहरों पे होना है, या तो योगी आदित्यनाथ है या फिर उनके सामने विपक्ष के तौर पर अखिलेश है, बाकी तो सब दिखता नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस को जो उन्होंने कहा है अखिलेश यादव ने, मुझे लगता है कि उन्होंने 2 तरह से मैसेज भिजवाने की कोशिश की है कि एक तो ज्यादा उछलो मत, जो ये तुम्हारा प्रधानमंत्री जो बनने वाला है ये यूपी में तो 0 ही सीट लेके चला जाएगा, बाकी कहीं से बनेगा वहां से बना लेना। दूसरा इमरान मसूद जैसे नेता जो किस्मत से बन गए हैं, जिनका लिखा हुआ था तो ये संगठन हो गया, वरना तो वो मोदी की कुट्टी काटने के अलावा उनका कोई पॉलिटिकल जो मोदी के जो उनके भाषण थे कि साहब हम ये कर देंगे बोटी बोटी और ये तमाम चीजें, यही उनका नेम ऑफ फेम है। और इसीलिए उनको कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ रखती है, क्योंकि वो उसको उम्मीद रहती है कि जो मुस्लिम बीजेपी विरोध में है तो इससे ज्यादा बुरा कौन बोल सकता है, तो लिहाजा इसी को रखो। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ नहीं है। और अखिलेश ज्यादा सही से उन्होंने इशारा कर दिया कि अगर आपके ज्यादा लोग होंगे, और ये कहा भी है कि हम साथ मिलके लड़ेंगे, ये कहने की जरूरत नहीं होती। अगर उनको ये मैसेज नहीं देना होता तो उनको कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब ये मान के ही चल लेगी। केवल मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम मतदाताओं तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कि भाई हम ये कपड़े फाड़ रहे हैं। हाँ, अपनी तरफ से हम गठबंधन नहीं तोड़ रहे, हम तो कह रहे हैं कि हम साथ मिलेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये बताइए, अखिलेश यादव
इसलिए भी कांग्रेस से उखड़े हुए हैं, उखड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2017 में कांग्रेस को इन्होंने शायद 70 सीटें दी थी और 70 में वो केवल 7 सीटें जीती थी। 2017 में 2017 में 109 सीटें दी थी, 109, अच्छा। 105 जीती, 4 बाद में मांग ली थी लड़ भिड़ के। 109। इस बार कांग्रेस चाह रही है कि कम से कम 120 सीटें उसको दी जाए और अखिलेश यादव 100 से अधिक सीटें उनको देने को तैयार नहीं है। तो एक ये भी झगड़ा है और बीच में एक बयान और आया था अखिलेश का कि सवाल सीटों का नहीं है, सवाल ये है कि जीत कौन सकता है, जीत की संभावना किसकी है। तो इसका भी सीधा सा मतलब वही था ना, इतने सालों से कांग्रेस सत्ता में है, पॉलिटिक्स में है, इन बयानों को तो समझती होगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी पिछली बार भी यही दिक्कत हुई, क्योंकि अगर आप देखेंगे उनको ज्यादा सीट दी कि समाजवादी पार्टी का जमीनी काडर इस बात पे बहुत नाराज होता है कि आप उनको उनकी हैसियत से ज्यादा सीट देते हैं। पिछली बार भी अगर आप उसका ग्राफिक देखेंगे, जिस सीटों पर कांग्रेस लड़ी और जिस सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी, समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया उनके मुकाबले, क्योंकि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं। इस बार कांग्रेस चाहती है कि उसको हर एक जिले में कम से कम एक सीट लड़ने का मौका दिया जाए। पिछली बार 13 या 9 जिलों में उनका कोई कैंडिडेट भी नहीं था। वो लोग इस बार जो 70 सीटों पर समाजवादी पार्टी उनको देना चाहती है, बस अभी तक वो 70 सीटों से ऊपर उनको देने के मूड में नहीं है। हालांकि समझौता होगा 90-95 सीटों तक कांग्रेस को दी जा सकती है, लेकिन ये ग्राउंड पर हर आदमी को, जो भी फील्ड में मौजूद है, उसको मालूम है कि कांग्रेस की जमीनी कोई ताकत नहीं बची। ना उनके पास झंडे बचे, ना उनके पास डंडे बचे, ना उनके कार्यकर्ता बचे। तो इसीलिए आप देखेंगे जो कांग्रेस के लोग हैं उसमें आपको पुराने नाम दिखाई देंगे कि वो दीपक लड़ रहे, तब से ही लड़ रहे, जब से हम छोटे थे अब तक, आज तक हम लोग, मेरे बाल ही उड़ गए, तब से आज तक वही लड़ रहा है। जो अलग अलग लोग हैं वही जो पुराने नाम है, उनके परिवार का बच्चा आ गया या वो आ गए। मतलब कोई नई लीडरशिप तैयार करने में कांग्रेस की कोई बहुत भूमिका नहीं दिखाई दी, आप देखेंगे। प्रमोद तिवारी हैं, उनका राजा दिनेश सिंह के परिवार से कोई रत्ना सिंह को लड़ाते रहे। उसके बाद अलग अलग लोग जो या तो बीजेपी में चले गए वो लोग, या फिर समाजवादी पार्टी में, या जो कांग्रेस में है तो उन्हीं को सुन रहे हैं। मतलब कोई नया लीडरशिप आपने देखा नहीं कि बहुत कोई उन्होंने डेवलप की हो। तो ये एक उनकी दिक्कत है। लेकिन वो क्योंकि राजनीति में भले ही दूसरे कंधे पे हो या कुछ भी हो, आपको उछल के आपको अपनी ऊंचाई दिखानी पड़ती है। तो वो उसके कंधे पे बैठ के अपने आप को समाजवादी पार्टी से ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे राहुल गांधी का महिमा मंडन आजकल कुछ ज्यादा किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये प्रधानमंत्री नहीं, बहुत अभी तो बहुत 29 का चुनाव बहुत दूर है, तो अभी से उसकी ऊर्जा क्यों खत्म की जाए। नहीं, वो इन चुनाव में चूंकि उनको एक उम्मीद है पंजाब उनके पास आ सकता है, उनको ऐसा लगता है। हालांकि जो निकाय चुनाव हुए, जो अभी हुए, उनके चुनाव हुए जो नगर निकायों के, उनमें उनकी धूल बहुत झाड़ दी आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि उनको लग रहा था वो जीत ही रहे। इसके बाद अगर वो कहीं बचना चाहते हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिल से दिल अगर कहा जाता था तो वही है। जब से वो निकला है तब से उनके पास कुछ है नहीं। अब वो मेहनत करना नहीं चाहते, लेकिन ताकत तो चाहते हैं। तो उसके लिए उनको लगता है कि हमको इस पर दबाव बनाइए मुस्लिम वोटों का। और वो जो प्रधानमंत्री उनकी, दरअसल एक बार याद होगा आपको, राम गोपाल यादव ने कहा था कि राहुल गांधी कौन, राहुल गांधी हमारा एक समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष उससे ज्यादा बड़ा नेता। तो वो जानते हैं ग्राउंड की सिचुएशन है, लेकिन मुस्लिम वोटों के चुंबक की वजह से ये भी थोड़ा मानते हैं और उनको भी लगता है राहुल गांधी को कि अपनी नेता वो बड़ा दिखाओ। इसीलिए आप देखेंगे वो बार बार सब जगह
कि हम लोग वहां मिलाना चाहते हैं, रीजनल पार्टी मिले, मैं बड़ा दिल दिखा रहा हूं, ये सब मुस्लिम वोटों के लिए लड़ाई है मुझे लगता है। इसीलिए कोशिश भी की जा रही है और उसका जवाब भी दे रहे हैं। आपकी आवाज सर। धीरेन्द्र जी, कांग्रेस जानती है कि अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल जन्मे हैं उनमें से अधिकांश उसी के गर्भ से निकले हैं, अलग हुए हैं और कांग्रेस की ही कीमत पर आगे बढ़े हैं। उनमें सरकारें भी बनी हैं, उन्हीं के पूर्व नेता मुख्यमंत्री बने हैं अलग दलों से, अलग दल बना करके। अब कांग्रेस को लगता है कि उन राज्यों में खोई हुई जमीन को किसी तरह वापस हासिल किया जाए और मिलकर के चुनाव भी उन्हीं के साथ लड़ना चाहती है। तो क्या जितनी अक्ल कांग्रेस लगा रही है उतनी अक्ल उन क्षेत्रीय दलों के नेताओं के पास नहीं है? हमने बिहार में भी यही झगड़े टंटे देखे थे, वहां भी लालू का कुनबा कांग्रेस को उसकी हदों में ही रखना चाहता था और रखा, उतनी सीटें नहीं दी जितना वो चाहती थी। तो कांग्रेस पनपेगी कैसे? दरअसल कांग्रेस सर इन सब के जो रीजनल पार्टी हैं इनके जो है गंगा में प्रवाहित होने का इंतजार कर रही है। आप देखेंगे हर एक राज्य में जब भी होता है वो उसको मालूम है कि उसका वोट जितना बीजेपी ने लिया उससे कहीं ज्यादा इनके पास है। ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है, सबको मालूम है। दलित, मुस्लिम और अपर कास्ट, यही 3 वोट बैंक थे जो कांग्रेस को मुख्य थे, जिसमें देखने के बाद आपके इलाकों में भी कहा जाता था कि ये कांग्रेस का वोट है। आप देखेंगे दलित जब से काशीराम या 1987 के बाद से बिजनौर चुनाव के बाद से दलितों ने अपने आप को कांग्रेस से दूर कर दिया। 1992 के बाद से मुस्लिम कांग्रेस से अलग हो गए। 2001-98 के बाद से ब्राह्मणों ने किराना कर लिया कांग्रेस से। ये और ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, लेकिन आप यूपी में देखेंगे तो 89 के बाद से कांग्रेस कहीं कोई शक्ति में नहीं रही। ये अगर हम उसकी बात करें विधानसभा चुनाव, तो वो ग्राउंड पे कहीं नहीं है। वो जानती है कि मेरा जो ओबीसी वोट है, जो मेरी ताकत है, अगर दलित है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, तो ये बीजेपी के पास नहीं है। अगर एक बड़ी संख्या मतलब जो अपोजिशन बीजेपी के खिलाफ अगर हुई है तो वो विपक्ष के पास है, और वो मेरे पास होता अगर वो विपक्षी वोट है। तो इसीलिए कांग्रेस जो है धीरे धीरे उन दलों को निपटाना चाहती है। ममता बनर्जी के निपटने से अगर आपने देखा होगा किसको सबसे ज्यादा खुशी हो रही है? कांग्रेस को। अगर आरजेडी कहीं से स्पेस खत्म होगी तो किसको होगी? बीजेपी को तो वोट मिलना नहीं, वो कहीं तो जाना है, तो कांग्रेस को। आप केरल में उसने हासिल किया, किसको हराया? लेफ्ट को। तमिलनाडु में उसको किसको दगा दिया? डीएमके को। आप कहीं भी जाएंगे तो सीधी फाइट में बहुत कम राज्यों में थी जिसमें कांग्रेस को बीजेपी ने कांग्रेस को पटका। भाई जैसे आप हिमाचल में देखेंगे या उत्तराखंड में देखेंगे, ये अलग छोटे छोटे राज्य होंगे, या कर्नाटक एक बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस के वोट को बीजेपी ने लिया या बीजेपी के वोट को कांग्रेस ने। 7-8 राज्य, हाँ, 7-8 राज्य हैं जहां अभी भी इन दोनों का ही आपस में फाइट है। वो असम और वो सब है। मैं चूंकि जैसे आप बंगाल देखिए, बंगाल से गायब हो गए। अब जैसे हम गुजरात में इनको देखते थे, गायब हो गए, वहां बिल्कुल हो गया। अब मध्य प्रदेश में रह गए क्योंकि वहां कोई अल्टरनेट नहीं आ रहा, वरना कांग्रेस को वो रीजन आ जाता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इन जगह पर, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, जो सबसे ताकतवर राज्य है अगर राजनीतिक भाषा में कहें, वहां चाहती है कि रीजनल की बजाय बीजेपी से वो सीधी लड़ाई लड़े। लेकिन अभी ये ताकतवर है, लिहाजा वो इनके साथ रह के, इन्हीं के साथ समझौता करके इन्हीं का वोट लेना चाहती है। ये एक बड़ी चीज। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं साहब। बहन जी फिर सक्रिय हुई हैं, आपको जमीन पे भी कहीं दिखाई दे रही हैं या बस ट्वीट कर रही हैं? उनके 2 ट्वीट आज सुबह ही सुबह आए, एक शायद 10 बजे के आसपास और फिर एक 10:30 या 11:15 बजे के आसपास। और
दोनों में जय भीम जय भारत का नारा देते हुए और खुद को आयरन लेडी बताते हुए उन्होंने सवर्णों पर एक तरीके से डोरे डाले हैं और ये कहा है कि चूंकि हम 2007 की तरह फिर से ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनको एश्योर कर रहे हैं कि हम आपको पूरा मान सम्मान देंगे। इसलिए बाकी दलों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, मायावती जो है एक जमाने में मुझे लगता है कि बहुत ताकतवर थी, अच्छी बात है, लेकिन अब वो वापस वहां पहुंचेंगी ये बड़ा मतलब लाख टके का सवाल हो सकता है। मेरे विचार में इस बार मायावती अपनी इस राज्य में अगर वो अपना वोट बैंक जो उनका लोकसभा में था, जो मतलब उसको बढ़ा के वापस ले आए जो विधानसभा में था पिछली बार का, तो एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक जा रहा है। दलित वोट बैंक एक मुश्त जो कभी उनका हुआ करता था ताकतवर, वो अब कई फैक्शन में दिखता है। बीजेपी में काफी हिस्सा गया है, जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते, जो मूलतः उनके विरोध में थे, वो कहीं सपा में गए हैं, वरना सपा में कभी ये माना नहीं जाता था कि दलित वोट जा सकता है। खासतौर से गेस्ट हाउस कांड के बाद ये असंभव था, लेकिन कुछ हिस्सों में दिखा। दूसरा, आपने देखा होगा कि ये चंद्रशेखर रावण, उसने भी नगीना जैसी सीट जीत ली, तो इसीलिए उनके पास अब अपने वोट बैंक को बचाए रखने का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संकट है। वो जो ये गणित देख रही हैं, जो गुणा गणित है, वो मुझे लगता है कि अभी ज्यादा दूर की कौड़ी है, क्योंकि आज उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कहा और सम्मान के लिए कहा, तो ग्राउंड पे तो खैर ऐसे तो हमेशा से उनका याद होगा आपको, उनका कार्टर हमेशा वो कहा करते थे कि भाई हमारा वोटर अखबार नहीं पढ़ता है इसीलिए। और ये चमत्कार भी हुआ था 2007 में, जब किसी को उम्मीद नहीं थी इस तरह से आएंगी, जब उन्होंने पूरा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बहुत लंबे अरसे बाद यूपी में ये कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो मुझे लगता है कि अब वो उनकी वापसी बड़ी संदेहास्पद है, वो तो अलग बात है, लेकिन हाँ, वो अपने वोट बैंक को बचा लेंगी तो मुझे लगता है बहुत बड़ी कामयाबी इस बार उनके लिए होगी, क्योंकि अगर वो 10% से ऊपर, 12% से ऊपर वोट लाती हैं तो वो प्रदेश की राजनीति में एक जगह भी बनाती हैं, और दूसरा जो चुनावी परिणाम है उस पर भी असर डालेंगी। जी धीरेन्द्र जी, आप तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत करीब से देखते रहे हैं। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी नो डाउट राष्ट्रीय पार्टी है, और 2013-14 में उसने वापसी की थी नरेंद्र मोदी की एक आंधी में, और उसके बाद 2017 में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में ये सबने देखा है। 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गई। वो भी गठबंधन बना करके चुनाव लड़ती है। इस तथ्य को, इस सत्य को अखिलेश यादव भी जानते हैं, मानते हैं, अब तो कांग्रेस भी जान गई है। अकेले दम पर चुनाव लड़के भी देख लिया 2022 में, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका को तुरुप का इक्का समझ रहे थे, बुरी तरह फेल हुई। 2-2.5% वोट शेयर बचा और केवल 2 सीटें आई 403 विधानसभा वाले सदन में। तो गठबंधन मजबूरी है, ये सबको पता है। मायावती गठबंधन का नाम क्यों नहीं लेती, या गठबंधन के लिए प्रयास क्यों नहीं करती, या कोई उनके साथ आने को ही तैयार नहीं है? देखिए, मायावती बहुत सारी चीजों में बहुत क्लियर रही, और हमेशा उनका जस्टिफिकेशन मैं ये कहूंगा कि वो बहुत बड़ी थिंक टैंक उन्होंने कभी नहीं रखा। वो हमेशा से अपने आप, अपने जो कुछ विश्वसनीय साथी, उन्हीं के साथ पूरा गुणा गणित लगाती रही और उसमें कामयाब भी होती रही। ये नहीं कि भाई नहीं हुई, उनकी सफलता एक बहुत लंबे अरसे तक, अगर हम लोग 1993-94 के उससे लें, जब मायावती और मुलायम और काशीराम के बीच समझौता होता है, तो उसके बाद से लगभग 2017 तक तो वो एक ताकत रही, वो फैसलों पर असर डालती रही, वो सब चीजें हुई।
लेकिन उनको जब भी लगता है कि जैसे वो गठबंधन करके उनके विधायकों के साथ जिस तरह से तोड़े गए थे वो सब चीजें और वोटों का जो ट्रांसफर था, वो ये सही बात है कि मायावती के पास, आपको याद होगा, तमाम जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो ये मानते थे पूरे देश में सिर्फ एक ही वोटर है, वोट बैंक है जो कंप्लीट शिफ्ट होता है, वो मायावती। लेकिन मायावती को कंप्लीट शिफ्ट नहीं होता, ये बात बहुत जगह हुई। तो उसके बाद से उन्होंने ये फैसला ही कर लिया और अब उनको वो चाहती हैं कि भाई देखिए, उनका बहुत दिनों तक वोटर अगर किसी के साथ संबंध हुआ जिन सीटों पर, वो अगर उनके लोग नहीं हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल हो सकता है। नरसिम्हा राव ने जब बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 425 में से शायद 300 सीटें बसपा ने लड़ी थी और 125 सीटें कांग्रेस से लड़ी। यस, 124। हाँ, मतलब 124-25 वही, 124 कांग्रेस ने लड़ी थी और बाकी की बहुजन समाज पार्टी ने, काशीराम थे उस समय। तो ये एक मजाक भी उड़ा था कांग्रेस का कि ये पीवी नरसिम्हा राव ने क्या कर दिया। भाई करीब करीब 300 विधानसभा क्षेत्रों में ना डंडे हैं, ना झंडे हैं, ना कार्यकर्ता है, ना कोई लड़ रहा है, तो आपने सत्यानाश कर दिया पार्टी। जी, तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि उनको वो याद है, उसको वो समीकरण याद है कि आज तक उन 300 सीटों में कांग्रेस फिर जीत नहीं पाई है। जहां तक मेरा अपना अनुभव, 300 सीटों से उनके कार्यकर्ता ही उखड़ गए, उनके झंडे डंडे ही चले गए, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो तो एक राजनीतिक जीव है ना, वो तो राजनीति करेगा ही। और अगर आप कह देंगे साहब इस बार हम नहीं लड़ रहे, तो उसका काम थोड़े ही होगा, वो अपने घर थोड़े ही बैठेगा, वो किसी ना किसी पार्टी के साथ चिपक लेगा। और जब आप आएंगे तब तक वो पार्टी अगर एक्टिव होगी तो वो वापस क्यों आएगा। भाई गांव में झंडा डंडा बदलना बहुत बड़ी बात होती थी, झगड़े होते थे, दंगे होते थे, किसी के घर में आप झंडा ऐसे नहीं लगा सकते, वो जो उसके यहाँ लगता है पार्टी का झंडा वो ही लगेगा, पूरे गांव को पता रहता है ये फला फला का है, फला फला का। तो ऐसे में मायावती ये कभी नहीं चाहेंगी कि जो उनके बचे हुए कार्यकर्ता वो किसी गठबंधन में जो सीटें छोड़ेंगी, जो जाएंगी, वहां से तो कार्यकर्ता गायब हो जाएंगे, और जहां वो सहयोग में देंगी वहां वो बाद में चले जाएंगे, क्योंकि ममता वो उनकी ताकत खत्म हो रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है वो इसीलिए नहीं कर रही है। और अपने आप को मजबूत करना, उनका मानना यह है हमेशा कि जब कार्यकर्ता मजबूत होगा, चाहे वो एक ही कार्यकर्ता हो ना, हमारा मजबूत कार्यकर्ता हो, ये हमेशा से उनका कहना होता था। जब अधिकारियों से भी बात करते थे तो यही कहते थे कि हमारा कार्यकर्ता ही मजबूत होना चाहिए, अधिकारी तो मैं कहीं से भी लाके ट्रांसफर कर दूंगी। तो मुझे लगता है वो उसी आइडिया पे हमेशा काम करती है और उसी पे कर भी रही है। और मैं दर्शकों को बता दूं, 1995, 1997, 2002 और 2007 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बनी थी और 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी थी। 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। लेकिन बाद में परिस्थितियां इतनी बिगड़ी कि वो भी बिल्कुल दीवार से लग गई उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 12-12.5% मत तो उनके साथ बना हुआ है, लेकिन सीटों की जहां तक संख्या है तो वो घट करके पिछली बार एक सीट पर आ गई थी। वो भी उनका अपना है, उमा वो जो है उनके बाबू। और धीरेन्द्र जी, चलते चलते जरा एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर लें, जिसने मंदिर में दान चोरी के मामले की जांच की है। अभी अधिकृत तौर पर कुछ नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जांच में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राव और व्यवस्था से जुड़े राम शंकर यादव, टिन्नू सहित कुल 14 लोगों पर आंच आ सकती है और ट्रस्ट में बहुत आमूल चूल परिवर्तन करने की अनुशंसा भी की जा सकती है इस रिपोर्ट में। क्या कहेंगे? देखिए सर, अब ये रिपोर्ट का ही इंतजार है, क्योंकि एफआईआर तो कोई हुई नहीं है।
और ये बात तो सब हो चुका कि साहब वहां घोटाला तो हुआ है, लोगों से 2 करोड़ बरामद हो गए, फला से कहाँ हो गए, हालांकि ऑफिशियल अभी कुछ भी नहीं बता रहे, लेकिन ये तो तय जब घोटाला हुआ है। और ये बात और कोई नहीं तो नृपेंद्र मिश्रा कह चुके कि निगरानी में कमी हुई है, निष्ठा में कोई शक नहीं है। उसके अलावा फिर बाद में पता चला कि ये तो वो उनके काम में भी हो गया है, 40% कमीशन पे निर्माण हो रहे थे, तो उनकी भी निष्ठा में कमी नहीं है, निगरानी में उनकी भी कमी हो गई है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि भाई अनिल मिश्रा है, वो ड्यूटी लगवा, वो सब है, उनकी भी निष्ठा में कमी नहीं, निगरानी में तो कमी हो गई है। फिर वो राव साहब है, उनकी भी निगरानी में कमी हो गई है, निष्ठा में। तो ये जिनकी निष्ठाएं हैं असंदिग्ध, उन लोगों को मुझे लगता है शांति दी जाएगी, विराम दिया जाएगा और एक नया बनेगा, ये तो तय हो चुका। क्योंकि जब इसमें ये आ गया कि भाई नए SIT बनी है, सब चीजें बनी है, फिर पैसे की बात आ गई, फिर नृपेंद्र मिश्रा ने लगभग हर चैनल पर इंटरव्यू दे दिया है, तो इसमें तो कोई शक नहीं रह गया सर। तो बस अभी देखना है कि उसमें क्या होता है, FIR ये करेंगे नहीं करेंगे, उसमें किन लोगों के नामजद होंगे, टिन्नू यादव तक ही जाके बात रुक जाएगी या ऊपर जाएगी, ये सब देखने का इंतजार है। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, विषयों पर चर्चा करने के लिए, गहन समीक्षा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है हमेशा की तरह, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लें। धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल आप जानते हैं, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।